हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका एंड मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे AIAT LLM एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। क्यों? क्लैट खत्म हो चुका है, ठीक है। NLU दिल्ली का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से क्लैट या NLU दिल्ली एलिट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अब वो अपने लिए सेकेंड ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। और उन सारे सेकंड ऑप्शंस में से एक अच्छा ऑप्शन है, वो है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, जो कि आपको LLM का कोर्स प्रोवाइड करता है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देता है, उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है AIAT। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस एग्जाम के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, पैटर्न, सिलेबस और आप किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्विकली स्टार्ट। ठीक है, देखिए, AIAT का ये एग्जाम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये जो पहले हम इसके प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम पे जाएंगे। ठीक है, 2013 तक सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे 2 ईयर LLM प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता था। 2013 के बाद अभी 1 ईयर फुल टाइम LLM प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। ये प्रोग्राम, इज दिस प्रोग्राम रेजिडेंशियल? देन नो, आपको कैंपस में रहना जरूरी नहीं है। इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू बी ऑन कैंपस, यू कैन बी ऑन कैंपस। इफ यू वांट, यू कैन लिव आउटसाइड। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड पर्क, सेव लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जो एग्जाम जो आता है वो आपके इंग्लिश मोड में आता है, और LLM का पूरा प्रोग्राम भी, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपका इंग्लिश ही है। ठीक है, इसमें सेमेस्टर पैटर्न होता है, आपके एक साल में 2 सेमेस्टर्स रहेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 100, लेकिन अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, बट यूजुअली दे टेक 100 पीपल। ठीक है, चलिए अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो सितंबर में शुरू। अब LLM की बात करें, आपको LLB पे ध्यान नहीं देना है, वी ओनली हैव टू फोकस ऑन LLM। ठीक है, चलो, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस। ठीक है, दिस इज फॉर यू। सो इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो सितंबर में शुरू हो गए थे। आप लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नवंबर 22 थी। इसके पेमेंट भी सेम डेट पे होना था। एडमिट कार्ड जो है वो December 5 को रिलीज किया जा चुके हैं, और एग्जाम डेट है आपकी 15 दिसंबर। तो आपको इस डेट पे फोकस करना है, यानी कि आज 11 दिसंबर हो चुकी है। देयर ओनली जस्ट 4 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। ठीक है, चलिए, स्पेशलाइजेशन ये टोटल 10 स्ट्रीम्स में ऑफर करते हैं। दे ऑफर इट इन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिक्योरिटी लॉज, ह्यूमन राइट्स लॉ, लॉ पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, फैमिली लॉ, यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल लॉ, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लॉ। लास्ट वाली को भी अप्रूवल नहीं मिला है, तो अभी हम 9 तक मान के चलते हैं। ठीक है, सम ऑफ द कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशन आर सो यूनिक कि आपको नेशनल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेंगे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लॉ पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, EU एंड इंटरनेशनल लॉ, आपको इंटरनेशनल लॉ तो मिल जाएगा बट EU नहीं मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सिम्बायोसिस पुणे कि उनकी स्पेशलाइजेशन की रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, अब अगर एग्जाम पैटर्न पे आए तो एग्जाम पैटर्न देखिए, इसके एग्जाम का क्या नाम है, ऑल एडमिशन टू LLM। ठीक है, किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं ये? ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, AIAT। ठीक है, ये आपका सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, जिसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, MCQ भी आता है बट रिटन टेस्ट भी आता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको लिखकर सब्जेक्टिव आंसर देना होगा ऐसे टाइप फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, पहला तो ये सेंटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये रिटन रिटन टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पे आता है। कैसे आता है वो बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड आते हैं। ठीक है, आपको कंप्यूटर पे ऑब्जेक्टिव आंसर करना होगा। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट आता है, शीट मिलेगी, क्वेश्चन लिखा होगा, और जैसे कॉलेजेस में हम आंसर देते हैं उस तरीके से इसका आंसर करना होगा। ठीक है, 70% जो वेटेज है आपका वो AIAT का है। ठीक है, यानी कि 70% जो है वो आपके रिटन एंड MCQ टेस्ट में से काउंट किया जाएगा। बाकी 30% जो है आपके इंटरव्यू से काउंट किया जाएगा। यानी कि वो बच्चे जो अच्छा स्कोर करेंगे इस AIAT के टेस्ट में, दे विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। 70% of would be considered from the written and subject MCQ test, and 30% would be constituted from your interview. ठीक है,
जो टोटल ड्यूरेशन होता है आपको ये एमसीक्यू टेस्ट का और रिटन टेस्ट का वो होता है आपका 105 मिनट्स। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में आपके 30% स्कोर किया जाता है। जो टोटल ड्यूरेशन होता है आपके पर्सनल इंटरव्यू का वो अप्रॉक्स 10 मिनट का होता है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, चलिए तो अभी हम पहली स्टेज पे आते हैं, पहली स्टेज की बात करते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये 105 मिनट्स का टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट पार्ट 30 नंबर का आता है, 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है। तो 15-15 मार्क के आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा उन क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं कि दोनों ही आंसर कर दो। यू विल बी गिवन ऑप्शन, ऑप्शनल चॉइस फॉर ईच क्वेश्चन। आपको उनमें से 2 क्वेश्चंस आंसर करने होंगे ऐसे टाइप फॉर्मेट में खुद लिखकर। ठीक है, तो बेसिकली 2 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे फॉर 15 मार्क्स ईच। ठीक है, ड्यूरेशन जो होगा वो होगा आपका 65 मिनट्स। So you will be given 65 minutes to answer 2 questions. Guys, you have 30 minutes to answer 1 question, so that is actually very easy, not at all difficult, trust me. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, 30 मार्क का। ठीक है, फिर बचा हुआ 40 मार्क, क्योंकि 70% वेटेज है ना एआईएटी का, 70 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। 40 मार्क का क्या होगा, 40 मार्क्स के लिए आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें 2 मार्क का होता है। तो टोटल 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ईच, तो 30 मार्क्स तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हो गए। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क, 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो ये आपके 40 मार्क्स हो गए। यानी कि 65 मिनट्स में आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क का हो गया, तो आपका रिटिन सब्जेक्टिव पोर्शन 30 मार्क का हो गया। ठीक है, फिर 20 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो यानी 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। आपको समय कितना मिलेगा, समय आपको मिलेगा 40 मिनट्स। So you will be given 40 minutes to answer 20 questions. Sufficient amount of time. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, फाइनल जो स्कोर होगा वो आपके 70 मार्क्स के एआईएटी और 30% जो है आपके पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर डिटरमाइन किया जाएगा कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है। ठीक है, अब मैं एआईएटी के सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में क्या आ जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक वाई, बिकॉज क्लैट और एलिट में कहीं भी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको रेफर करने के लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हैं जिसका नाम है केवीएस मदान। केवीएस मदान की जो सेकंड यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है, सेम थिंग एज रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में कई बार आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स के बेस पे क्वेश्चन दे देंगे, वो एमसीक्यू पार्ट पे आता है, रिटन में नहीं आता। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है ना, उसमें से आपका रिटन में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इन शॉर्ट ये जो 2 चीजें हैं वो आपके एमसीक्यू के लिए हैं, बाकी के नीचे आपकी सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों में पूछी जा सकती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्ट क्या है, प्रिटी मच द सेम जो क्लैट एलिट में अब तक पूछे जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पिनल कोड जो अब तुम्हारा भारतीय न्याय संहिता हो चला है, भारतीय न्याय संहिता ही पढ़ना, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, कॉर्पोरेट लॉ में आपका कंपनी लॉ, कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं ये लोग, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनीज एक्ट प्रिटी मच द सेम, फैमिली लॉ एंड एनवायरमेंट लॉ। ये है आपका सिलेबस कि एलिट और क्लैट से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक ही चीज जो तुम्हें डरा रही है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे यूट्यूब पे आराम से कोई भी क्लास देख सकते हो, नहीं तो केवीएस मदान का सेकंड यूनिट कवर कर सकते हो। इट वुड जस्ट टेक 3 to 4 hours टू फिनिश दिस, दैट्स इट। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट 4 दिन बचे हैं, तो मैं आपको इस चीज के लिए एडवाइस नहीं दूंगी कि आपको शुरू कैसे करना है। लास्ट 4 दिन बचे हैं, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगी कि तुम्हें रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, तो पीवाईपीज उठाओ, 2 या 3 साल के पीवाईपीज उठाओ, तो ये देखो किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ताकि ये तुम्हारा स्टेप 1 है, ताकि तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो सके स्टेप 2 में कि तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। क्लैट में हमें पता था केसेस बेस आता है,
एनएलयू दिल्ली के एलिट में हमें पता था कंसेप्ट बेस्ड आता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पीवाईपी सर समझ के ही बेटर समझ में आएगा, ठीक है, कि हाउ टू बेसिकली अप्रोच द सब्जेक्ट, ठीक है। वंस यू आइडेंटिफाई दैट, स्टार्ट रिविजन। रिविजन के लिए बेयर एक्ट या दुक्की या वीडियो सिर्फ यही प्रेफर करना, अगर खुद के नोट्स पहले से बने हुए हैं तो वो प्रेफर करना, बट डू नॉट गो इन टू डिटेल बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, ठीक है। रिविजन के साथ तुरंत प्रैक्टिस भी करते रहो, ईदर फ्रॉम पीवाईपी या वट एवर मॉक्स यू हैव इन योर हैंड, ठीक है। दिस इज द अप्रोच फॉर योर एमसीक्यू। सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, आपका स्टेप वन, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। देखो ये लिस्ट है तुम्हारे पास, देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट टू प्रिवेसी, गोल्डन ट्रायंगल, है ना, जो काफी समय से फेमस है, चले आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ अपने सिलेक्टिव क्वेश्चन बना लो, 10 से 15 क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लो फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तुमने बना ली, उसके बाद हर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। अभी मैं इसके बाद बताऊंगी कि सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे अप्रोच करने हैं, बट मेक अ स्ट्रक्चर फॉर योर आंसर, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। लिखने के बाद उससे फीडबैक मांगो। फीडबैक किससे मांग सकते हो, अपने कॉलेज में या कोई फैकल्टी है उससे, किसी फ्रेंड से, एनी पर्सन यू कैन आस्क टू गिव अ फीडबैक ऑन योर आंसर, एंड फीडबैक के बेसिस पे अपने आंसर्स को मॉडिफाई करो। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर सब्जेक्टिव आंसर। अब एक जो लास्ट चीज बचती है कि सब्जेक्टिव आंसर्स को लिखना कैसे, तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन राइट टू प्रिवेसी इन इंडिया, ठीक है, सिंपल, या फिर एक्सप्लेन वेदर यूथेनेशिया शुड बी लीगलाइज्ड और नॉट, ठीक है। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखो, स्ट्रक्चर में मैं एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी। कैसा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, कंसाइज, छोटे पैराग्राफ में होता है, ठीक है। उसमें एक रोड मैप दिया होता है कि तुम बाकी का पूरा आंसर किस फ्लो में जाएगा, तुम मेनली क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। तुम कुछ उसमें कोट डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सके। जैसे कि मैं बोलूंगी कि दिस क्या कहते हैं, दिस आंसर या फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर यूथेनेशिया शुड बी लीगलाइज्ड और नॉट, ठीक है। तो ये फर्दर लास्ट लाइन को मैं यहाँ पे इन्फोर्स करूंगी, ठीक है। तो एक शॉर्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें यू कैन स्टार्ट विद अ कोड, देन यू कैन डिस्कस द रोड मैप एंड जस्ट एंड विद द मेन टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी को कभी भी ना एक साथ लंबा मत लिख देना, ठीक है, वरना रीडर बहुत मोनोटोनस फील करता है, ज्यादा लंबा पढ़ता नहीं है। तो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना, और मेक श्योर 3 to 4 पैराग्राफ ही हो, इससे ज्यादा पैराग्राफ नहीं हो। हालांकि आपका नोट पॉइंट है, पर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लंबा आंसर हमें लगता है तुम्हारे कॉलेज में मार्क्स फैच कर सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं। रीडर को अगर ज्यादा पढ़ना पड़ा ना, तो वो बोर हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। इसीलिए आंसर को शॉर्ट रखना, टू द पॉइंट रखना, लॉजिकल रखना, और देखना कि हर चीज एक दूसरे से लिंक हो रही है। अचानक से कुछ ऐसा नया नहीं लिख दो, उसको लगेगा अभी तो मैं ये पढ़ रहा था, यहाँ पे कैसे आ गया। ये गलती नहीं करनी है। तो जो मेन बॉडी है उसको शॉर्ट ही रखना, पैराग्राफ्स में 3 to 4 पैराग्राफ, ठीक है। अब वो पैराग्राफ्स में करना क्या है, तो मैं पैराग्राफ्स में करना है क्रिटिकल एनालिसिस। जैसे मुझसे पूछा गया कि यूथेनेशिया को लीगलाइज होना चाहिए या नहीं, तो मैं वहां पे एक स्टैंड कभी नहीं लूंगी। यू विल ऑलवेज टेक अ क्रिटिकल एनालिसिस, जहां पे तुम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस करोगे। तुम पॉजिटिव दे रहे हो तो उसके भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दोगे नेगेटिव, तुम नेगेटिव दे रहे हो तो उसको भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दोगे पॉजिटिव। तो बेसिकली तुम्हें दोनों साइड्स दिखानी है। तो ये तुम्हारे मेन बॉडी में होना चाहिए। जितना हो सके एग्जाम्पल्स या केस लॉज को यूज करो इन योर मेन बॉडी। एग्जाम्पल्स दिखाओ, एग्जाम्पल्स में ज्यादा से ज्यादा केस लॉज दिखाओ। रिपीटेशन अवॉइड करना, क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा। तुमने सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए अगर रेपिटेशन कर दिया है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करके वही चीज समझाने जा रहे हो, दैट वोंट वर्क, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट चीज होती है तुम्हारी कंक्लूजन। कंक्लूजन में तुम्हें क्या करना है, ब्रीफली तुमने अभी तक जो पूरा लिखा हुआ है उसी को मेन पॉइंट्स में, पहले उसके मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर कोई सजेशन देना हो या कोई फर्दर रिसर्च क्वेश्चन रेज करना हो तो वो रेज कर देना, ठीक है। और लास्ट में अपना कोई पर्सनल कमेंट या फीडबैक है वो इंट्रोड्यूस कर देना, बट कीप इट शॉर्ट,
ठीक है, दिस शुड बी योर आइडियल स्ट्रक्चर फॉर सब्जेक्टिव राइटिंग इन AIAT. ठीक है, so guys, this was from my part. I have briefed you about your MCQ preparation, the exam pattern, structure, syllabus involved, how to write your subjective answers. I hope this was helpful, and I know there's few days left, so keep preparing. We wish you all the very best for your exams. All the best, guys. See ya. Bye bye.